नमस्कार बच्चों। विषय सामाजिक विज्ञान, कक्षा 8, चैप्टर 3, भारत का संविधान। आज हम भारत का संविधान में आगे पढ़ेंगे। हेली, प्रियांशी और सचिन अपने माता पिता के साथ टीवी में वर्ल्ड कप 2011 की फाइनल मैच देख रहे थे। भारत श्रीलंका के बीच रोमांचक मैच चल रही थी। वर्ल्ड कप भारत को मिलेगा या श्रीलंका को? श्रीलंका का स्कोर देखने पर भारत के लिए जीतना कठिन लग रहा था, परंतु कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की अच्छी बैटिंग के कारण भारत जीत गया। सभी जगह विजय का वातावरण बन गया। टीवी में यह देखकर हेली बोलने लगी, मम्मी, इसके पहले इंग्लैंड और भारत के बीच मैच टाई हुई थी। मैच का टाई होना, इसका अर्थ क्या है? नीता बहन कहने लगी, हेली, क्रिकेट जैसे लोकप्रिय खेल के लिए आईसीसी ने खूब ही व्यवस्थित नियम बनाए हैं। मैच का टाई होना अर्थात मैच में दोनों टीम के लिए एक समान रन होना। फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी जैसे खेलों के सभी नियम होते हैं। एक खेल के इतने व्यवस्थित नियम हो तो इतने बड़े देश की व्यवस्था सुचारू रूप से चलानी हो तो नियम होना आवश्यक होता है। तो हेली, प्रियांशी और सचिन अपने माता पिता के साथ क्या कर रही थी? टीवी देख रही थी। उसमें वर्ल्ड कप 2011 की फाइनल मैच देख रहे थे। उसमें भारत श्रीलंका के बीच रोमांचक मैच चल रही थी। वर्ल्ड कप भारत को मिलेगा या श्रीलंका को? तो श्रीलंका का स्कोर देखने पर भारत के लिए जीतना कठिन लग रहा था, परंतु कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की अच्छी बैटिंग के वजह से भारत जीत गया था। सभी जगह विजय का वातावरण बन गया था। टीवी में यह देखकर हेली बोलने लगी, मम्मी, इसके पहले इंग्लैंड और भारत के मैच टाई हुई थी ना? मैच का टाई होना, इसका अर्थ क्या है मम्मी, बताओ? नीता बहन कहने लगी, हेली, क्रिकेट जैसे लोकप्रिय खेल के लिए आईसीसी ने बहुत ही व्यवस्थित नियम बनाए हैं। मैच का टाई होना अर्थात ही मैच में दोनों टीम के रन एक समान होना। जैसे कि फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी जैसे खेलों के सभी नियम होते हैं। एक खेल के इतने व्यवस्थित नियम हो तो इतने बड़े देश की व्यवस्था सुचारू रूप से चलनी हो तो नियम हमें आवश्यक होते हैं। तो बच्चों, हम देखते हैं कि यहाँ पे की संविधान की प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को एक सार्वभौम, बिन सांप्रदायिक, समाजवादी, लोकशाही गणतंत्र बनाने के लिए तथा उनके सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, वाणी, मान्यता, धर्म और पूजा की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा व्यक्ति के गौरव और राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए भाईचारा बढ़ाने का दृढ़ संकल्प करके हमारे संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 के दिन इस संविधान को अपना रहे और स्वयं को समर्पित करते हैं। तो हम भारत के लोग भारत को एक क्या है? सार्वभौम, बिन सांप्रदायिक हमारा देश है, जो समाजवादी, लोकशाही गणतंत्र बनाने के लिए तथा उनके सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, उसमें न्याय, विचार, वाणी, मान्यता, धर्म और पूजा की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता और व्यक्ति के गौरव और राष्ट्र की एकता और अखंडता के भाईचारा बढ़ाने का दृढ़ संकल्प करके हमारे संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 के दिन इस संविधान को अपना रहे हैं और स्वयं को समर्पित कर रहे हैं। तो 3.1 में संविधान की प्रस्तावना यहाँ दी गई है। बच्चों, आप पढ़ सकते हैं और देख भी सकते हैं। किसी भी देश का शासन चलाने के लिए बनाए गए नियमों को व्यवस्थित संग्रह को संविधान कहा जाता है। संविधान लिखित या अलिखित भी हो सकता है। यानी कि बच्चों, किसी भी देश का शासन चलाने के लिए या बनाने के लिए नियमों के व्यवस्थित संग्रह को क्या कहते हैं? संविधान कहा जाता है। संविधान लिखित या अलिखित रूप से हमें प्राप्त हुआ है। हमारे देश के संविधान की शुरुआत भूमिका से हुई है। तो बच्चों, हम आगे देख सकते हैं। भारत का संविधान
किस तरह निर्मित हुआ। भारत का संविधान जो कि लोकशाही, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रीय अखंडता तथा राष्ट्रीय लक्ष्यों का आधार स्तंभ है। भारत के स्वतंत्र होने के साथ संविधान सभा पूर्ण रूप से स्थापित हुई। संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 से अपना कार्य करना शुरू किया। संविधान सभा में विधान नेताओं का एक विशिष्ट समूह था। इस नेताओं की दृढ़ दृष्टि तथा राजनीतिक दृष्टि संविधान में समाविष्ट होती है। जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, श्याम प्रसाद मुखर्जी, सरदार बलदेव सिंह जैसे नेताओं ने मार्गदर्शन किया। फ्रैंक एंथोनी, एंग्लो इंडियन तथा एसपी मोदी ने सभी प्रतिनिधित्व किया। अलादीन कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर के एम मुंशी जैसे विशेषज्ञ इस संविधान सभा के सदस्य थे। सरोजनी नायडू तथा विजया लक्ष्मी पंडित जैसी महिला सदस्य भी थी। तो भारत का संविधान किस तरह निर्मित हुआ है वो लोकशाही, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रीय अखंडता तथा राष्ट्रीय लक्ष्यों का आधार स्तंभ कहा जाता है। भारत के स्वतंत्र होने के साथ संविधान सभा पूर्ण रूप से स्थापित हुई थी। संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 के अपना कार्य शुरू किया। संविधान सभा में विद्वान नेताओं का एक विशिष्ट समूह था। इन नेताओं की दृढ़ दृष्टि तथा राजनीतिक दृष्टि संविधान में समाविष्ट होती है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, श्याम कृष्ण प्रसाद, सरदार बलदेव सिंह जैसे नेताओं ने मार्गदर्शन किया, जिसमें फ्रैंक एंथोनी, एंग्लो इंडियन तथा एसपी मोदी ने भी प्रतिनिधित्व किया था। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर के एम मुंशी जैसे विशेषज्ञ इस संविधान सभा में सदस्य रहे थे। सरोजनी नायडू तथा विजया लक्ष्मी पंडित जैसी महिला भी सदस्य रही थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया था। तो बच्चों, एक वाक्य में एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है, संविधान सभा का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान का कानून तैयार करने के लिए कानून समिति बनाई गई थी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर थे। संविधान सभा की 2 वर्ष 11 मास 18 दिन में 166 बैठक हुई थी, जिसमें 26 नवंबर 1949 के दिन संविधान को संविधान सभा में संमति प्रदान की, जो 26 जनवरी 1950 के लागू हुआ। यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया। संविधान का कानून तैयार करने के लिए कानून सम्मति बनाई गई थी, जिसमें अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर। संविधान सभा कितने वर्ष तक चली थी? 2 वर्ष 11 मास 18 दिन 166 बैठक हुई थी, जिसमें 26 नवंबर 1949 के दिन संविधान को संविधान सभा में सम्मति प्रदान की, जो 26 जनवरी 1950 के लागू हुआ। तो बच्चों, हम देख सकते हैं उसमें यहाँ पे तस्वीर है, जिसमें मौलाना आजाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सरोजनी नायडू, कन्हैयालाल मुंशी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। 3.2 की तस्वीर देख सकते हो, जिसमें संविधान के निर्माता है। तो बच्चों, संविधान की क्या आवश्यकता है? संविधान न हो तो संविधान के बिना किसी भी देश के शासन की कल्पना नहीं की जा सकती है। संविधान से बहुत से उद्देश्य सिद्ध होते हैं। यह ऐसा दस्तावेज है जो आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है। संविधान बताता है कि हमारे देश की सरकार किस तरह की होगी, हमारे देश की व्यवस्था किस तरह की चलेगी।
लोकशाही शासन व्यवस्था में हम अपने नेताओं का चयन करते हैं जिससे हमारे द्वारा वह सत्ता संभाल सकते हैं। फिर भी ये नेता अपने अधिकारियों का दुरुपयोग न करे, उसके लिए संविधान में उपाय बताए गए हैं। हमारे संविधान में ऐसे नियम या व्यवस्था है कि जिससे शासक अपने अधिकारियों का दुरुपयोग न कर सके। भारतीय संविधान में ऐसे बहुत से प्रावधान है। तो संविधान की क्या आवश्यकता है, तो संविधान न होने पर क्या क्या हो सकता है। संविधान के बिना किसी भी देश के शासन चलाना असंभव है। संविधान से बहुत से उद्देश्य सिद्ध हो सकते हैं। यह एक ऐसा दस्तावेज है जो आदर्शों और सूत्रोबद्ध करता है। संविधान ये बताता है कि हमारे देश की सरकार किस तरह की होगी, हमारे देश की व्यवस्था कैसी होगी और कैसे चलेगी। लोकशाही शासन व्यवस्था में हम अपने नेताओं का चयन करते हैं, यानी कि हम चुनते हैं जिससे हमारे द्वारा वह सत्ता संभाल सके। फिर भी ये नेता अपने अधिकारियों का दुरुपयोग न करे, उसके लिए संविधान में उपाय बताए गए हैं। हमारे संविधान में ऐसे नियम या व्यवस्था है कि जिसमें शासक अपने अधिकारियों का दुरुपयोग न कर सके। भारतीय संविधान में ऐसे बहुत से प्रबंध है। तो बच्चों हम यहाँ जान सकते हैं कि भारत में संविधान में ब्रिटेन, आयरलैंड, फ्रांस, अमेरिका के संविधान की विशेषता का समावेश किया गया है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो बच्चों ये आपको याद रखना है। भारत के संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या है। 3.3 की आप तस्वीर देख सकते हो। इसमें लोग क्या कर रहे हैं, मतदान केंद्र यानी वोट दे रहे हैं। लोकशाही शासन पद्धति, भारत के लोकशाही शासन पद्धति को स्वीकार किया गया है। हमारे देश में प्रति 5 वर्ष में सामान्य चुनाव होता है। इसमें 18 वर्ष या अधिक उम्र वाले नागरिक मतदान करते हैं। चुनाव के बिना लोकशाही की कल्पना नहीं की जा सकती है। अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की भूमिका है। देश का कोई भी नागरिक चुनाव लड़ सकता है, भले ही वह किसी भी धर्म, जाति, वर्ग, स्त्री या पुरुष क्यों न हो। उसमें चुने हुए सदस्य प्रतिनिधि 5 वर्ष तक जन प्रतिनिधित्व करते हैं। नागरिकों को विचार, वाणी, अभिव्यक्ति और इच्छा अनुसार धर्म का पालन करने की भी स्वतंत्रता दी गई है। यानी कि भारत कैसा है, लोकशाही शासन पद्धति स्वीकार किया है। हमारे देश में प्रति 5 वर्ष में चुनाव होता है। उस चुनाव में 18 वर्ष या अधिक उम्र वाले नागरिक ही मतदान कर सकते हैं। चुनाव के बिना लोकशाही की कल्पना की नहीं जा सकती है। अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की भूमिका है। देश का कोई भी नागरिक चुनाव लड़ सकता है, भले ही वह किसी धर्म का हो, जाति का हो, वर्ग, स्त्री या पुरुष क्यों न हो। उसमें चुने हुए सदस्य यानी कि प्रतिनिधि 5 वर्ष तक जन प्रतिनिधित्व कर सकता है। नागरिकों को विचार, वाणी, अभिव्यक्ति और इच्छा अनुसार धर्म का पालन की स्वतंत्रता भी है। तो बच्चों हम यहाँ पे देख सकते हैं 3.4 बिन सांप्रदायिकता। तो भारत कैसा देश है, बिन सांप्रदायिक देश है। इसीलिए यहाँ पे हर कोई व्यक्ति क्या कर सकता है, अपना अपना स्वतंत्र होने के कारण धर्म का पालन कर सकता है। तो भारत पर गैर सांप्रदायिक, धर्मनिरपेक्ष और गणतंत्र देश है। गैर सांप्रदायिक अर्थात देश का शासन किसी संप्रदाय या धर्म की मान्यता के आधार पर न चलना। संप्रदाय के आधार पर एक या दूसरे नागरिक के बीच भेदभाव या पक्षपात नहीं किया जाता है। प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म का पालन करने, मान्यता रखने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता है। यानी कि भारत कैसा है, गैर सांप्रदायिक यानी कि धर्मनिरपेक्ष और गणतंत्र देश है। गैर सांप्रदायिक यानी कि इसका अर्थात क्या होता है, देश का शासन किसी संप्रदाय या धर्म की मान्यता के आधार पर न चलना। संप्रदाय के आधार पर एक या दूसरे नागरिक के बीच क्या होता है, भेदभाव या पक्षपात न किया जाता हो। प्रत्येक नागरिक को अपना धर्म का पालन करने, मान्यता रखने
और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता दी जाए। तो गणतंत्र अर्थात लोगों के पास से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सत्ता प्राप्त करने वाली सरकार। अपनी राज्य व्यवस्था में हमने गणतंत्र लोकशाही को स्वीकार किया है, अर्थात हमारे यहाँ राज्य व्यवस्था विशिष्ट अधिकार रखने वाले किसी वर्ग के हाथ में नहीं है, परंतु राजतंत्र के सभी पद, धर्म, जाति या स्त्री पुरुष के किसी के भेदभाव के बिना किसी भी नागरिक के लिए है। यानी कि गणतंत्र अर्थात क्या है, लोगों के पास से प्रत्यक्ष यानी कि आमने सामने या परोक्ष रूप से सत्ता प्राप्त करने वाली सरकार। अपनी राज्य व्यवस्था में हमने गणतंत्र लोकशाही को स्वीकार किया है, अर्थात क्या होता है, हमारे यहाँ राज्य व्यवस्था विशिष्ट अधिकार रखने वाले किसी वर्ग के हाथ में नहीं है, परंतु राजतंत्र के सभी पद, धर्म, जाति या स्त्री पुरुष के किसी भी भेदभाव के बिना किसी भी नागरिक के लिए है। तो इतना जानिए में ठेला चलाने वाले मजदूर या साग सब्जी बेचने वाली बहन भी गांव का सरपंच बन सकती है। मकान बनाने वाले कड़िया मंझी भाई विधानसभा का चुनाव लड़े और चुनाव जीतकर विधायक बन गए थे। यानी कि ये क्या बता रहा है, ठेला चलाने वाला मजदूर, वो क्या है, ठेला चलाने वाला मजदूर यार साग सब्जी बेचने वाली बहन क्या हो सकती है, हमारे गांव की सरपंच यानी कि मुखिया हो सकती है। और मकान बनाने वाला जो कड़िया होता है, इसका नाम क्या है, मंझी भाई, जो विधानसभा के चुनाव में लड़े हैं और उसमें चुनाव जीते हैं, तो वो क्या बन सकते हैं, विधायक बन गए हैं। तो इससे पता चलता है कि हमारे यहाँ गांव और शहर में सामान्य व्यक्ति जो रहता है, मजदूर, साग सब्जी बेचने वाला और कड़िया होता है, वो भी विधायक बन सकता है। तो बच्चों हम देख सकते हैं आगे। तो केंद्र सरकार में कौन कौन कार्य करता है, तो राष्ट्रीयपति उसकी कार्यकारी कौन कौन सी है, तो बच्चों विधायक यानी इसे क्या कहते हैं, संसद, और कार्यकारिणी, और उसमें क्या आएगा, न्यायतंत्र। तो बच्चों ये विधायक, संसद यानी कि हम क्या कहेंगे इसे, तो लोकसभा इसे क्या कहते हैं, राज्यसभा। तो कार्यकारिणी कौन कौन सा संभालता है, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल। तो न्यायतंत्र कौन देखता है, इसे क्या कहते हैं, सर्वोच्च न्यायालय। तो बच्चों हम आगे यहाँ पे देखेंगे। तो राज्यपाल की क्या है बच्चों, कार्यकारिणी कौन कौन संभालता है, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल। तो देखो यहाँ पर विधायक इसे क्या कहते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। तो यहाँ गुजरात सरकार के राज्यपाल के कार्यकारिणी कौन कौन संभालता है, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल। तो इसमें उच्च न्यायालय और सबसे ऊपरी क्या होता है, न्यायालय, उसके नीचे क्या होता है, उच्च न्यायालय। तो बच्चों हम यहाँ पे देख सकते हैं कि स्थानीय प्रशासन में क्या क्या आएगा, तो पंचायतीय सत्ता, और स्थानीय प्रशासन में महानगरपालिका और नगरपालिका। तो बच्चों यहाँ पे हम देख सकते हैं सबसे पहले क्या आएगा, स्थानीय प्रशासन में पंचायती सत्ता, महानगरपालिका और नगरपालिका। तो उसके कार्यकारिणी क्या क्या है, तो विधायिका में विधानसभा और विधान परिषद में क्या क्या होता है, राज्यपाल, उसके कार्यकारिणी को कौन कौन होता है, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल। और उच्च न्यायालय से ऊपरी कौन होता है, न्यायालय। तो बच्चों यहाँ पे हम देख सकते हैं केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार में उसका कार्यभार कौन संभालता है, राष्ट्रीयपति कार्यकारिणी क्या होता है, विधायक इसे क्या कहते हैं, संसद, और दूसरे लोकसभा और राज्यसभा। और
न्याय तंत्र, और क्या कहते हैं इसे, सर्वोच्च न्यायालय। तो बच्चों ये आपको चार्ट याद रखना है। तो 3.5 में सरकार के कार्य दिए गए हैं। तो बच्चों हम यहाँ पे देख सकते हैं 3.5, लोकमत, प्रतिनिधि, कानून बनाते हैं, कानून का अमल करना, कानून का पालन करना। तो 3.5 सरकार के कार्य, धारासभा, कार्यकारिणी और न्याय तंत्र केंद्र सरकार के अंग है। संसद कानून बनाने, मंत्रिमंडल इन कानूनों का अमल करवाने और न्याय तंत्र कानून का अर्थघटन करने और न्याय देने का कार्य करता है। तो क्या क्या करता है, धारासभा, कार्यकारिणी और न्याय तंत्र केंद्र सरकार के कैसे अंग है, मुख्य अंग है। संसद कानून बनाते हैं, मंत्रिमंडल इन कानूनों का अमल करवाते हैं और न्याय तंत्र कानून का अर्थघटन करने और न्याय देने का कार्य करता है। तो बच्चों हम यहाँ पे देख सकते हैं संघ राज्य, भारत एक संघ राज्य है, यानी कि घटक राज्यों का संघ, जिसमें कानून बनाना, केंद्र का विषय, राज्य का विषय और संयुक्त विषय निश्चित किए गए हैं। देश की संसद संघ सूची के विषय पर जो कानून बनाती है वह पूरे देश में लागू होता है। यानी कि भारत एक कैसा राज्य है, संघ राज्य है, यानी कि घटक राज्यों का संघ कहा जाते हैं, जिसमें कानून बनाना हो, केंद्र का विषय हो, राज्य का विषय हो और संयुक्त विषय निश्चित किए गए हैं। देश की संसद यानी कि संघ सूची के विषय पर जो कानून बनाती है वो पूरे देश में लागू होता है। तो यानी बच्चों हम देख सकते हैं मूलभूत अधिकार, संविधान में मूलभूत अधिकारों और स्वतंत्रता का समावेश किया गया है। उनमें विशेष रूप संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, जिसे डॉक्टर बाबा साहेब ने भारतीय संविधान को अंतरात्मा कहा है। संविधान राज्यों और अन्य व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है। यानी कि संविधान में मूलभूत अधिकारों और स्वतंत्र का समावेश किया गया है। उनमें विशेष रूप से संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, जिसमें डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहा है। संविधान राज्यों और अन्य व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा चैप्टर पूर्ण होता है। स्वाध्याय प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1 से 6 दे गए हैं। तो आप सामाजिक विज्ञान की कॉपी में उसके आंसर लिख सकते हैं और एग्जाम के लिए भी तैयारी कर सकते हैं। प्रश्न 1 की आपको तैयारी करनी